इसके इंग्लिश में 3 नंबर आए, पता है ना। और क्या, चलो भाई, पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 9 हेलोजन फैमिली लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। वंश, हेलोजन फैमिली में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करी जाएगी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आते हो तो क्या होता है, रेडियस। रेडियस बढ़ती है क्योंकि शेल नंबर बढ़ते जाते हैं ना, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो रेगुलर इंक्रीज आता है रेडियस में। कुछ खास ऐसी बात नहीं है, सिंपल बात है बिल्कुल। तो एक पॉइंट में नोट कर लेंगे, आर इंक्रीजेस। जिनको ज्यादा लिखने का मन नहीं है या जिनको समझ आ रहा है वो बस लिख लीजिए आर इंक्रीजेस। शेल नंबर बढ़ रहा है तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज। नोट कर लिया। तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करो तो आपको पता है कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ते जाएंगे आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्टेंस पे होगा, है ना। फ्लोरीन में मान लीजिए बिल्कुल पास में है, क्लोरीन में उससे बड़ा हो गया, थोड़ा दूर हो गया, ब्रोमीन में उससे भी बड़ा हो गया, आयोडीन में उससे भी बड़ा हो गया। तो आपको पता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पे होता जाएगा, तो डिस्टेंस पे होगा तो रेडियस बढ़ेगा और यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आयोडीन में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। रेडियस तो बड़ी होगी लेकिन आई लो होगा। और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई, क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने जल्दी से नहीं देगा। तो आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। कोई दिक्कत हो तो बोले, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है। सेम है, एनर्जी कहोगे तो एनर्जी में साइन चेंज हो जाएगा बस, और क्या। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, उससे A माइनस गैसियस बन रहा है, इस प्रोसेस में जितना एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। अब होता क्या है इसमें, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। अगर हम लोग देखें तो रेडियस इस ऑर्डर में बढ़ रही है, रेडियस का ऑर्डर ये है, ठीक। लेकिन देखा गया ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा HEG है, इसका ऑर्डर है, क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन का आता है, उसके बाद आपका ब्रोमीन का आएगा और उसके बाद किसका आएगा, आयोडीन का।
जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब आपसे पूछा जाता है कि एकदम से ये ऑर्डर चेंज क्यों हुआ। ये एलिमेंट है थर्ड पीरियड का और ये एलिमेंट है आपका सेकेंड पीरियड का। ये एलिमेंट है आपका सेकेंड पीरियड का, है ना। तो सेकेंड पीरियड वाले की कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा है। ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन आप दोगे इस सिस्टम को तो वो सिस्टम एनर्जी को बाहर निकालता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। उस एनर्जी की वैल्यू, उस एनर्जी की वैल्यू इसके केस में, क्लोरीन के केस में ज्यादा होती है और फ्लोरीन के केस में कम होती है। अगर हम लोग डेटा पे जोर दें, डेटा को देखें, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -349 है और इसकी है -349 है इसकी, और फ्लोरीन की है -333। तो वैल्यू में अगर देखें तो नेगेटिव में इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, फ्लोरीन कम क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए क्या रीजन है इसमें। फ्लोरीन में एक तो पहली बात ये है कि फ्लोरीन का साइज जो है वो बहुत छोटा है। ठीक, साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है, और क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर होंगे, है ना। आउटर इलेक्ट्रॉन को आना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन को आना है। यहाँ पे साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, थोड़े से एरिया में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो उतना ज्यादा अट्रैक्ट इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस नहीं करेगा, रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि छोटी सी जगह है। दूसरी चीज, किसी चीज को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल भी होने चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे सिस्टम है 2p का, यहाँ पे जो सिस्टम है वो 3p का है। इस जगह पे 2p ऑर्बिटल है और यहाँ पे कैसा ऑर्बिटल है, 3p है, और यहाँ पे 3d भी होगा वैकेंट। तो यहाँ पे गेन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इसमें क्या है, गेन करने की पॉसिबिलिटी कम है। इसलिए यहाँ पे ये सिस्टम ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब ज्यादा खुश हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन लेकर के उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, -333 कर रहा है, और ये कितनी कर रहा था, 349 कर रहा है ना। तो रीजन क्या है, साइज इसका छोटा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटी सी जगह में ज्यादा है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को इतना वेलकम नहीं किया जाएगा जितना कि क्लोरीन में आउटर इलेक्ट्रॉन को, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको वेलकम किया जाएगा। वेलकम करने का मतलब ज्यादा हैप्पी हो गए ना, 10 दांत दिखा रहे हैं, और ये कितने दांत दिखा रहा है, ये केवल 2 दांत दिखा रहा है। क्लियर है बात? हाँ, हाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे पर उसके रिस्पेक्ट में एरिया और ज्यादा है। रिस्पेक्टिव में देखें अगर तो पूरा डेटा अगर कैलकुलेट करें तो एरिया और ज्यादा। हाँ, ब्रोमीन और आयोडीन की बहुत ज्यादा होनी चाहिए लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होती है। तो ये क्या है, ये आपका, वैसे भी एक वर्ड क्या आ गया अपना, एक वर्ड आ गया क्या, कि थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी सेकेंड पीरियड वालों से। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक की बात नोट कर लीजिए। बाकी तो रेगुलर ऑर्डर चल रहा है, रेडियस बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वेलकम कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन,
तो दांत कम दिखाया जा रहा है ना। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं आप एकदम खिल जाते हो, और कोई गेस्ट आते हैं आप एकदम ज्यादा एनर्जी नहीं रहती। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, ये इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले पॉइंट में एक पॉइंट और लिख लो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट। क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। अब बात करी जा रही है किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है? बेसिक तन्मय बोलिए। वो इस क्लोरीन भी खुद से ही पुल, गेन एंथैल्पी में भी खुद से ही पुल करता है। वो भी बोलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसमें क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। अरे राम, क्या क्या नहीं नहीं थे। हंसराज, ये टेंडेंसी और वो एनर्जी। वेरोनिका, मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो है कि कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है जो एटम है वो मतलब दूसरे वाले एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम की बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब भी बात करोगे तो बात करोगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की। किसकी बात करी जाएगी? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर। कौन से इलेक्ट्रॉन को? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। जैसे मान लो ए है और ये ए बी बॉन्ड बना हुआ है, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि बी ए जो है वो आपका इसको पुल कर रहा है 10⁻⁻⁵ न्यूटन से, और बी जो है इन इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है 10⁻⁻21 न्यूटन से। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा हो गया? ए का ज्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो ये कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर है, इसको खींचने की पावर ए की ज्यादा है। यही जो पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम कह सकते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा हो गई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन। ठीक, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करी जा रही है तब बोल रहे हैं कि ए कोई गैसियस एटम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, ये ए माइनस गैसियस बन रहा है, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका रिलेशन एनर्जी से लेते हैं हम लोग, और जो किसने बताया था, किसी ने आंसर बताया था ना कि ये एनर्जी से रिलेटेड है और ये किससे रिलेटेड है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लेने की ही टेंडेंसी है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका शेयर्ड पेयर को खींचने का पावर है,
और ये क्या है आपका, ये जब एक इलेक्ट्रॉन देते हो किसी सिस्टम को तो वो कितना खुश हो रहा है, मतलब कितनी एनर्जी निकाल रहा है, वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो गई बात, दोनों में डिफरेंस? अरे जो लोग डेफिनेशन नहीं बता पाए थे उनको क्लियर हुई बात की नहीं हुई, कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे बोले, हंसराज क्या, किसका कितना, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है डेटा। फोर्सेस कितने ऐसे तो फोर्सेस लगते नहीं है, और ये तो स्केल में निकाली गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में। पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखो 17 ग्रुप में, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर मतलब ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रेडियस क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम में आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आर इंक्रीज कर रहा है, तो पुल करने की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है टॉप टू बॉटम में, डिक्रीज कर। और ऐसा देखा गया, ऐसा कैलकुलेट किया गया है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो दोनों एलिमेंट अपने आप में क्या हो गए, अलग तरीके के हो गए। क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी और फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। नोट हो गई बात? अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की, कि भाई किस फिजिकल स्टेट में ये प्रेजेंट होंगे। बता दिया है क्या मैंने फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट की अगर बात करो तो फिजिकल स्टेट में फ्लोरीन जो होता है वो F2 के फॉर्मेट में होता है, नेचर में क्लोरीन Cl2 के फॉर्मेट में, ब्रोमीन होगा Br2 फॉर्मेट में, आयोडीन होगा I2 के फॉर्मेट में। ये जो F2 है, ये जो Cl2 है, ये Br2 है, ये I2 है। ये आपका फ्लोरीन जो होता है ये येलो कलर का होता है और गैस होगा। क्लोरीन होता है येलोइश ग्रीन, गैस। और ये जो ब्रोमीन होता है ये रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। और अगर आयोडीन की बात करें तो वायलेट कलर का होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि क्यों F2 और Cl2 जो है वो गैसेस फॉर्मेट में है और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्मेट में, आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्मेट में चला गया, ऐसा क्यों है ना? एक ही ग्रुप के हैं तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो क्या रीजन है देखिए। हाँ, बढ़ेगी उसकी वजह से, वो भी रीजन है। इसका रीजन क्या है? रीजन पे अगर बात करें तो क्योंकि ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है सब, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? वॉन्डर वॉल फोर्स लगता है। और ये जो वॉन्डर वॉल फोर्स होता है ये मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है स्पीसीज की।
तो वंडरवॉल फोर्स जो होगा आपका, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। तो अगर ध्यान से देखो तो टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट तो इंक्रीज करेगा इनका, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? फोर्स इंक्रीज करेगा, और फोर्स इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पास पास आएंगे। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में तो ऐसा नहीं हो पाता है कि स्ट्रेट लिक्विड बन जाए, लेकिन ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? जिस तरीके से भी एक लाइन में लिखना हो लिख लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ऊपर के दो एलिमेंट तो गैसियस ही रहते हैं, लेकिन बाकी नीचे एक लिक्विड हो जाता है सॉलिड। कलर कैसे करते हैं? हम क्यों कलर कर रहे हैं? कलर होता है ऐसा, देखा नहीं है? येलो कलर का व्हाइट देखिए, कलरलेस गैस देखिए, एयर देख रहे हो, तो ऐसे ही आपके सामने कोई येलो कलर की गैस टेस्ट ट्यूब में नहीं देखी? प्रैक्टिकल नहीं किया कभी? अब लैब में जाना तो करना ना। लैब में NaCl में वो डालो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक दो ड्रॉप, देखो निकलेगी येलोइश ग्रीन। अब देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, छोटू सा है सवाल, देखो क्या सवाल। ऊपर कलर था येलो पहले वाले का, फिर कैसा कलर हो गया? थोड़ा सा चेंज हुआ, येलोइश ग्रीन हो गया, है ना? और फिर एकदम से क्या किसमें चेंज हो गया कलर? रेडिश ब्राउन, बिल्कुल अलग। अब येलो और येलोइश ग्रीन तो लगभग लगभग पास पास है, लेकिन रेडिश ब्राउन हो गया, और फिर कैसा हो गया? ब्लू या वॉयलेट हो गया, ज्यादा ही चेंज हो रहा है ना? तो देखो येलो और येलोइश ग्रीन कलर किस वजह से आता है? इसमें जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर F2 के अंदर, Cl2 के अंदर, Br2 के अंदर या I2 के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, उसमें एक दो तरीके के ऑर्बिटल हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमो, और एक को हम बोलते हैं लूमो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही दो कैटेगरी बताई गई है, एक को बोलते हैं होमो और दूसरे को बोलते हैं लूमो। होमो क्या है? हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो क्या है? लोएस्ट नहीं बोलते, लीस्ट अनऑक्युपाइड, लीस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? अब मान लो किसी में अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, और किसी में पूरा हाईली ऑक्युपाइड है, इस तरीके से। ये मान लीजिए होमो है और ये वाला क्या है? लूमो। तो होता क्या है कि F2 और Cl2 में, इन दोनों के केसेस में F2 और Cl2 में
होमो और लूमो की जो एनर्जी है, होमो और लूमो की जो एनर्जी है, इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इसमें एनर्जी गैप क्या होता है? बहुत कम होता है। और अगर एनर्जी गैप कम होगा तो आपका हाईली ऑक्युपाइड से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होगा? लूमो में चला, और लूमो में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, ठीक है। पर इस लूमो वाली स्टेट में ये रहता नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद ये क्या करेगा? थोड़ी देर बाद क्या करेगा? फिर से अपने होमो में आना चाहे, तो फिर से जब ये बैक जाता है ना, तो ये रेडिएशन निकालेगा अपने अंदर से। क्या निकालेगा? रेडिएशन। और रेडिएशन जब एमिट करता है ये, तो रेडिएशन के एमिशन से फिर जो लाइट आपको मिलती है, फ्लोरीन के केस में येलो मिलती है, और इसके केस में कैसी मिलती है? येलोइश ग्रीन मिलती है। इसका मतलब इनके जो होमोलूमो है, इनमें ज्यादा डिफरेंस, कम गैप इसमें भी होता है और कम ही गैप इसमें भी होता है, तो कलर लगभग हमें कैसे मिलते हैं? सिमिलर से मिलते हैं। लेकिन ब्रोमीन और इनमें क्या है? कलर बिल्कुल ही पैटर्न अलग हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर बिल्कुल ही अलग है, रेड येलो के कहीं करीब नहीं है, है ना। लिख लीजिए। लैंग्वेज भी लिखवाना है क्या? लिख लो। होमोलोमो का गैप जो है वो एनर्जी गैप इन F2 and Cl2 is very less. ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसका बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, किसका बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट होगा? नोट हो गया ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चों नोट कर लिया, ये कर रहे हैं? हेलो हेलो। ये क्या कोई ब्रांड है कि लोकल है? ब्रांड है कोई टी शर्ट का? चलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं। अरे यार क्या हो गया? वीडियो में आवाज आती है तुम लोग की? अच्छी बातें करा करो, एक दूसरे को डांटते रहते तुम लोग। मैं तो अच्छी हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जब तक आप खुद को अच्छा नहीं समझोगे, दुनिया को अच्छा कैसे करोगे बताओ? आई एम द बेस्ट, ऐसे तो सोचना ही चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं आई एम द बेस्ट सोच के कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। आई एम द बेस्ट, हमारा तो पेपर हो ही जाएगा, जेई मेंस निकाल ही देंगे, हम फोड़ ही देंगे।
जय श्री राम। एनर्जी लिखते हैं जरा, थोड़ा सा देखिए। डेटा आपको याद नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रही हूँ। क्यों? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पहले वाले की है 158.8, यानी कि लगभग 159 कह सकते हैं, या 158 ही लिख लो। दूसरे वाले की है 242, तीसरे वाले की है 192, और चौथे की है I2 की है 151। तो देख पा रहे हैं आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस ऑर्डर में जा रही है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किसकी है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किसकी है? ब्रोमीन की, फिर उसके बाद किसकी है? फ्लोरीन की, और फिर उसके बाद किसकी है? आयोडीन की, है ना। इसमें तो ऑर्डर दूसरा लिख रहे हैं, डेटा दूसरा बता रहे हैं, और हमने पढ़ा भी नहीं है ये। हमने तो यही पढ़ा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये डेटा पढ़ा है हमने। डेटा को चेक करना पड़ेगा, इन्होंने गड़बड़ दिया। तो पढ़ा तो ये हमने, और इसके अकॉर्डिंग तो अलग बन रहा है ना ऑर्डर। Cl2, फिर उसके बाद Br2 बन रहा है। Cl2 के बाद कौन आ रहा है? Br2। इसमें लिखा है ना ऑर्डर, तो गलत बन रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। नई एनसीईआरटी हो तो चेक कर लो उसमें। नई एनसीईआरटी है बच्चों। क्या नहीं लिखा? सही लिखा है इन्होंने। देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? Cl2 की, फिर उसके बाद किसकी है? F2 की, फिर Br2, और फिर किसकी आ रही है? I2 की। मतलब किसके बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होगा? I2 के, यानी कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? I2 की। अगर रिएक्टिविटी की बात करो तो रिएक्टिविटी जो होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रिएक्टिविटी के टर्म्स में क्या ऑर्डर मिल जाएगा हमको? सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा? I2, उसके बाद Br2, उसके बाद Cl2 और F2, और फिर कौन आएगा लास्ट में? C। गूगल पे भी ब्रोमीन ही ज्यादा है। यार पर ये डेटा तो हमने भी याद किया था। क्या? डेटा में क्या Br2 पहले आ रहा है? गूगल के भी डेटा में डेटा तो यही कह रहा है। नहीं, हमें तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ेगा ना। तो डेटा तो यही कह रहा है ना, 158, 242 और 192। तो सबसे ज्यादा 242 हो गया क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का हो गया, फिर किसका हो गया? फ्लोरीन का, फिर आयोडीन का। ऑर्डर चेंज कर दो, हम तो इसी का मानेंगे ना एनसीईआरटी। कभी कभी गलत भी याद आता है।
लेकिन हमने F2 को, चलो ठीक है अभी देखते हैं और क्रॉस चेक भी करेंगे इसको। नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है तो चेक्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइनल डेटा भी तो यही है ना अपना। चलो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ली जाए। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लो तो ग्रुप नंबर 17 है ना, तो 17 में हाईएस्ट होगा +7 और लोएस्ट किसी ग्रुप का क्या होता है 7 -8 हो जाएगा -1। सबसे छोटी इसकी क्या होगी -1, यानी वेरी कहां से करेगा -1 to +7, -1 to +7। सिंगल के लिए क्यों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी? ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया क्यों? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सिंगल एटम के लिए कैसे बात करोगे? जहां पे कोई बॉन्ड होगा वहीं पे बात होगी ना। सोचो तो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। बॉन्ड भी तो होना चाहिए। सिंगल एटम किससे जुड़ा हुआ है जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात हो? ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, -1 से +7 तक होती है, लेकिन इसमें याद रखेंगे फ्लोरीन केवल एक ही शो करता है। फ्लोरीन शो ओनली -1। फ्लोरीन के किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन की कितनी होगी -1। सबके लिए होगी, कोई भी बॉन्ड टूट रहा है तो डिसोसिएशन एनर्जी तो होगी हो, है ना। अब आयनिक होता तो वहां हाइड्रेशन आ जाता है, वहां पे लैटिस एंथैल्पी आ जाती है, वो सब आ जाता है। तो फ्लोरीन केवल -1 शो कर रहा है, क्या रीजन है इसका? वही घिसा पिटा रीजन है। फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, और साइज से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। तो जितने भी एलिमेंट हैं किसी के साथ भी अगर ये कंबाइंड होकर के कंपाउंड बनाएगा तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी ये नहीं शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव इसकी होती ही नहीं है फ्लोरीन की कभी भी। क्या रीजन है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन किसी को देना। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी को नहीं देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी पूरे जितने एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, हाईएस्ट है। तो किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी देगा नहीं। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है -1 ही होती है ना। हाँ साइज करेगा ना, इसीलिए तो साइज सबसे छोटा। इस चीज में -1 शो करने में साइज का ज्यादा लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है कि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये कभी भी नेवर गिव्स इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई स्पीसीज कभी इलेक्ट्रॉन देगी नहीं तो नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। स्टेटमेंट आ सकता है फ्लोरीन never show positive oxidation number, fluorine can show positive oxidation number, true false।
है ना। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये शो करेंगे +1, +3, +5, +7। क्या क्या शो करने वाले हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों बंधु शो करेंगे +1, +3, +5, +7। कोई दिक्कत? जैसे मान लो हम बात करें ClO2 की, हम बात करें ClO3 माइनस की, हम बात करें ClO4 माइनस की, ठीक है, हम बात करें ClO माइनस की, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्लोरीन की देखो तो पहले एलिमेंट में देखो इसको X बोल दो, तो इसकी कितनी हो जाएगी? +4 बन जाएगी, है ना। ClO2 माइनस होगा तो कितनी बनेगी? अगर माइनस चार्ज है तो कितनी बन जाएगी? +3। ClO3 माइनस अगर है, ये वाली स्पीसीज है, तो कितनी बनेगी? ऑनलाइन बच्चों को सबको क्लियर है? ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं सिंपल। ClO4 माइनस में कितनी बनेगी? दीपक आप आंसर नहीं दे रहे हो, आता है +7, ठीक है। ClO माइनस में देखो तो क्या होगा? कितनी आ रही है? +1। तो +1, +2, +3 ये सारी स्पीसीज पता लग गई। +1, +2, +1, +3, +5 एंड +7, है ना। यही ब्रोमीन में भी बनता है। कौन -1 शो नहीं करा? कौन नहीं शो करेंगे? करेंगे ना। खुशी खुश। HCl में कितनी है क्लोरीन की? हाइड्रोजन +1 पे है। हैप्पी हैप्पी। कोई दिक्कत हो तो बोले, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो गई। कौन है, कौन क्या कर रहा है? अच्छा, वो तो बात की बात है। हाइलाइटर है किसी के पास? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। F2 is the strongest oxidizing halogen. F2 is the strongest oxidizing halogen. F2 is the strongest oxidizing halogen. F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। इसका मतलब अगर क्लोरीन का सॉल्ट ले लो, ब्रोमीन का सॉल्ट ले लो, आयोडीन का सॉल्ट ले लो, उसकी फ्लोरीन से रिएक्शन करा दो तो वो फ्लोरीन जो होगा वो उनको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया KCl, आपने ले लिया KBr, आपने ले लिया KI, और इसकी रिएक्शन अगर आपने फ्लोरीन से करा दी तो फ्लोरीन क्योंकि है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। देख लीजिए रिएक्शन मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बोल दीजिए जल्दी से, जल्दी बोलिए। पक्का?
H2KF बनेगा ना, है ना? देख लो, रिएक्शन को चेक करो। फ्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, F2 है। यहाँ पे क्लोरीन का कितना था, -1। पोटेशियम का कभी भी चेंज होता नहीं है, हमेशा क्या रहेगा, +1। कहीं पे भी पोटेशियम हो, इसीलिए ये कैसे काम करता है, कौन से आयन की तरह काम करता है, ये स्पेक्टेटर आयन। कैटायन तो है, स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। ये 0 है, अब यहाँ पे इसकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, -1। 0 से खुद की -1 हो रही है, 0 से -1 हो रहा है फ्लोरीन का, यानी कि इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी ये कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीडेशन कैसे प्रूव करें, Cl का कितना था ऑक्सीडेशन नंबर, -1, उससे कितना हो गया, 0, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसे काम करेगा, क्लियर है बात भाई? रिएक्शन रेडॉक्स है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ, है ना? अब अगर आपसे पूछ लें कि हम ये ले लें 2KF ले लें और Cl2 से रिएक्शन कराएं, तो क्या ये रिएक्शन होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि Cl2 में इतनी पावर नहीं है कि ये फ्लोरीन को हटा पाए, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। नोट कर लीजिए पॉइंट। सोच के बोलिए बहन, बहन ऐसा ना करे। क्या हुआ, बहन बोलते हैं ना, आपको नहीं पता है वो जो होता है कौन सा होता है, अरे यार। एक बार मैंने एक हॉस्पिटल में डॉक्टर को सिस्टर बोल दिया था, वो नाराज हो गई मुझसे। मैंने ध्यान नहीं दिया एप्रिन पे उसके। एप्रिन पे क्या होता है, नेम सिस्टर्स भी पहने हुए होते हैं और डॉक्टर्स भी, तो वो एप्रिन पे नाम लिखा होता है प्रॉपर, डॉक्टर जैसे। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया नाराज क्यों। नहीं, पहले मुझे समझ में नहीं आया ना वो गुस्से में क्यों बोल रही। मैं सिस्टर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। चलो बस, पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर बोलो। चलो, ये 2-4 रिएक्शन इसमें दिए एनसीईआरटी में, वो करते हैं, तो वो करेंगे तो आपको कुछ कंक्लूजन निकलेगा उससे, है ना? जैसे देखिए कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शन दिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक रिएक्शन दे रखा है 2F2 प्लस वाटर, 2 F2 मॉलिक्यूल 2H2O वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे फॉर्म करते हैं 4H प्लस 4F माइनस और O2 बना देते हैं, ऑक्सीजन गैस। ठीक है,
अब ध्यान से देखो यहाँ पे F2 जो था ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर में था, यहाँ पे गया तो किस में हो गया, -1 ऑक्सीडेशन नंबर में पहुंच गया। ठीक, यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी वो -2 में थी, और यहाँ पे ऑक्सीजन किस में पहुंच गई, 0 में पहुंच गई। देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन तो +1 में थी, +1 में। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो ऑक्सीजन को, वाटर को तोड़ा एक, तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज करवाई, और दूसरी बात ऑक्सीजन को -2 से किस में ले गई, 0 में ले गई। इसका मतलब इसका अगर देखें तो ऑक्सीडेशन करवाया ना। अब हम बोलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए पावरफुल एजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन के भी पिताजी कौन आ गए, फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन जो हो गई वो क्या हो गई, ये रिएक्शन शो करता है कि फ्लोरीन इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, because it oxidizes water, पानी को ऑक्सीडाइज करके O2 में कन्वर्ट कर दिया। नोट कर लीजिए। बात समझ आ रही है बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन? भूवी, साक्षी, वेरोनिका, अंश, यस पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? ये हेलोजन का जनरल डिस्कशन चल रहा है, जनरल है आपके जेईई मेंस में। अब देखिए डिफरेंशिएशन कहां से आएगा, फ्लोरीन तो वाटर को तोड़ रहा है और ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, लेकिन आपका जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये इस तरीके का रिएक्शन नहीं शो करेंगे, डिफरेंट शो करेंगे। तो क्या डिफरेंट है देखते हैं। नोट हो गया। क्लोरीन की अगर बात करो, पानी से रिएक्शन कराओ, और ब्रोमीन की अगर बात करो, पानी से रिएक्शन कराओ, तो देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो में चेंज है। यहाँ पे बनता है, एक तो बनेगा हेलोजन के साथ HCl बन जाएगा, और एक बनेगा HOCl। एक HCl बन जाता है और एक क्या बन जाता है, HOCl। यहाँ पे इसी तरीके से HBr बन जाएगा, और इसको बोलते हैं HOBr। ये तो आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। HOBr जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोब्रोमस एसिड। तो आप डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन बोल सकते हो कि फ्लोरीन जब पानी से रिएक्ट कर रहा है तो उससे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन जब वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो दो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, HCl NaCl, और ब्रोमीन अगर लेते हैं तो HBr एंड HOBr। कोई दिक्कत है ना। ये जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन के टाइप को देखो तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन -1 है, यहाँ पे 0 है। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है। रिएक्शन दोनों कैसे हो गए,
बोलो भाई। जैसे ही डिस्प्रपोर्शनेशन आया वर्ड, वैसे ही किसका क्वेश्चन बन गया? मैंने क्या बताया था? डिस्प्रपोर्शनेशन फेवरेट टॉपिक है एडवांस का। एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, कैनिजारो, परकिन, डिस्प्रपोर्शनेशन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये सब क्या है? एडवांस के फेवरेट टॉपिक। पहले मेंस क्लियर करेंगे, आफ्टर दैट। नोट हो गया? बोलो बच्चों। यस मैम। आगे स्टार बना के लिख लो। आयोडीन का रिएक्शन नहीं लिखा ना हमने, तो लिख लो रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगा नहीं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब सब लोग समझते हैं ना? है? अपने आप नहीं होगी, फिजिबल नहीं है। रिएक्शन ऑफ I2 विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। फ्लोरीन अलग तरीके से कर रहा था, क्लोरीन ब्रोमीन अलग तरीके से किए, और आयोडीन तो करेगा ही नहीं। ठीक है, अगली बात करी जाए। कोई समस्या? और आयोडीन तो इतना वीक है कि आयोडीन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, पानी से तो नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये एसिडिक मीडियम में, अगर मीडियम कैसा ले लिया जाए, एसिडिक, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट देखिए ध्यान से जरा क्या बनते हैं। प्रोडक्ट देखिए ध्यान से क्या बन रहे हैं। I- से क्या बनवा दे रहा है? I2, यानी -1 ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर किस में चली गई? 0, यानी कि इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन ने तो ऑक्सीजन का करवाया था, लेकिन ऑक्सीजन ने किसका करवा दिया? आयोडीन का, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का खुद का क्या हुआ? 0 से -2, तो रिडक्शन हुआ ना। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है? ठीक है, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन इनऑर्गेनिक में दे रखे हैं उनका एक्सप्लेनेशन तो ज्यादा इसी तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एनसीईआरटी में उसकी चीजें लिखी भी हुई है, कौन किस मीडियम में डिस्प्लेस करेगा। जैसे इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है कि कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा हमको, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, लेकिन फ्लोरीन को नहीं कर पाएगा। नोट हो गया? अब है नेक्स्ट टॉपिक, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ, इसमें ये है ना, एक बार इसमें देख लो। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ इसमें, कलर तो हो गया।
कलरवा हो गया है, बॉन्ड एनर्जी हो गई है। रिएक्टिविटी लिखवा दी थी इनकी हेलोजन की, क्या लिखवाई है देखो जल्दी से। F2 ज्यादा है, F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है। F2 टू I2 डिक्रीज कर रही है रिएक्टिविटी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से इसका रिलेशन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है देखो, ये वाले पॉइंट को करेक्ट करो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से इसका रिलेशन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि F2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, ज्यादा है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे देखो गलत लिख गया है, इसको सही करिए। F2 की सबसे ज्यादा, आफ्टर दैट कितने गया, F2 की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की है कि ब्रोमीन की, नहीं क्लोरीन की आएगी सीधे, जो है रिएक्टिविटी सीधे जो है यही ऑर्डर है। F2 के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये जो ऑर्डर है ना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन पे बहुत फोकस करिएगा आप लोग। ये जो ऑर्डर है ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन में डाल देते हैं, ऑर्डर में कंफ्यूज करते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की भी बात हो गई, रिएक्टिविटी की भी बात हो गई, और आपका इसकी एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात कर लेते हैं अब, है ना। फ्लोरीन का अलग सा भी, पहले एलिमेंट का बिहेवियर पूछा गया है ना, तो फ्लोरीन का अलग सा जो बिहेवियर है उसकी बात कर लेते हैं। मेंस का खत्म, मेंस का, हाँ चलिए। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, फर्स्ट एलिमेंट है ना फ्लोरीन, इसका अलग सा जो भी अलग से बिहेवियर है वो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाईएस्ट है, पता ही है, वही पॉइंट दोबारा लिख रहे हैं। स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इस पे, हाई है। उसके बाद अगर बात करो तो इसमें, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का है ना, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है फ्लोरीन, तो इसमें 2D एब्सेंट होगा। 2D अगर एब्सेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी नहीं शो कर सकता है, और वैसे भी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर और ज्यादा शो ही नहीं करता है ना। नो हाई ऑक्सीडेशन नंबर, ये अलग प्रॉपर्टी है।
उसके बाद बात करें अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी चारों में, सारे हेलोजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, देने की पावर नहीं है। और आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। नो पॉजिटिव आयन, कहीं भी पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा, नो पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव में वैल्यू आती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका। अगर हमने लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, एसआरपी। पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसी का अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इसका मतलब वो बाकियों को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, सारे एलिमेंट को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी लोएस्ट थी ना, F2 की सबसे पहले टूटता था, ज्यादा थी, डी ऑर्बिटल नॉन अवेलेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे पॉइंट हो गए। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। चलो एक पॉइंट और कर लो। Most of the reactions of फ्लोरीन, फ्लोरीन के ज्यादातर रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, फ्लोरीन के ज्यादातर रिएक्शन बोलते हैं बहुत फास्ट होते हैं, हीट निकलती है, एक्सप्लोसिव होते हैं, वायलेंट रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक है ना, हीट यानी कि क्या हो रही है इसमें, निकल रही है। क्या रीजन है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। और आपको पता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है तो स्टेबिलिटी आती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी बाहर निकलती है, जिस बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो फ्लोरीन जो है बॉन्ड अगर किसी के साथ बनाता है, रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, वायलेंट या एक्सप्लोसिव भी कभी कभी लिखते हैं कि बहुत ज्यादा हीट निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनॉमलस बिहेवियर में, इट फॉर्म्स ओनली लास्ट में it forms only one oxo acid
it forms only one oxo acid while other halogen forms more than one. और HF का केस आपको पता ही है, HF में कौन सी बॉन्डिंग होती है? HF में कौन सी बॉन्डिंग होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। HF के कई सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़ जाते हैं, आपको पता है ना? ढेर सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और HF होल n बनाते हैं। इसकी वजह से इसकी स्टेट क्या होती है? लिक्विड। H2S गैस है लेकिन HF क्या है? लिक्विड है। क्या रीजन है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से HF के मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत हाई डिग्री की होती है और जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 293 केल्विन। वाटर का कितना होता है? 93 373 केल्विन हुआ ना? वन फाइव। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना? केल्विन में निकालोगे तो 273.15 जोड़ते हो तो आएगा 373.15। राउंड फिगर में लोगे तो 373 है ना? अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसके पॉइंट्स तो हो गए। चलिए, तो आज की क्लास आपकी होती है ऑफ। बाय बाय बच्चों। बाय बच्चे।